हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम हेजलिट फादर्स लेटर इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो लेटर है ये विलियम हेजलिट के पिताजी ने लिखा था इनको। इस लेटर के अंदर जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको सीखने के लिए मिलेगी, है ना, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, जो आपको व्यवहारिक ज्ञान में ही आप सीख सकते हैं, वे सारी बातें आपको आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विलियम हेजलिट जो है ये इंग्लिश एसेइस्ट रहे हैं, ड्रामा एंड लिटरेरी क्रिटिक्स, पेंटर, सोशल कमेंटेटर एंड फिलोसोफर। तो ये सारे के सारे टाइटल इन्होंने ही होल्ड किए हैं। इनका बर्थ हुआ था 10 अप्रैल 1778 को केंट नाम के एक शहर में, जो कि इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। इनकी डेथ हो जाती है 18 सितंबर 1830 को। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये फोटो मैंने जो लगाया हुआ है ये विलियम हेजलिट का ही है। तो इनको पत्र लिखा था इनके पिताजी ने, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखिए, ये जो विलियम हेजलिट है इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, जैसे कि सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज ऑरवेल के साथ इन्होंने जो है कि कंपनी में जो है कि वहां पर इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ ये बहुत बड़े क्रिटिक्स भी रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही बीफ्रेंड मेनी पीपल, बहुत सारे लोग इनके दोस्त रहे हैं, जैसे कि कैनन, चार्ल्स एंड मैरी लेम, स्टेनडल, सैमुअल टेलर कॉलरेज, एसटी कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स। तो ये सारे के सारे इनके दोस्त भी रहे हैं। अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं उस लेटर को जो लिखा था इनके पिताजी ने, ए फादर्स लेटर। इस लेटर का एक और नाम है, इस लेटर का एक और नाम है दोस्तों, है ना। ये लेटर जो है ये लिखा गया बेसिकली कंडक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर, यानी कि जीवन में व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए अलग अलग समय पर। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, सिर्फ इसीलिए आपको इसे नहीं पढ़ना है, बल्कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा अपने खुद की पर्सनल लाइफ में भी। चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूं। माय डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे छोटे साथी, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। यानी कि अब आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर रहने जा रहे हैं, वहां पर आप बसने जा रहे हैं, और इसे दुनिया में तुम्हारा पहला प्रवेश हम मान सकते हैं, है ना। बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो एक दूसरे संसार में प्रवेश कर रहा है। पहले वो सिर्फ घर पर ही रहता है, घर पर यानी कि परिवार के लोग ही उसके आसपास रहते हैं, लेकिन जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो वहां पर उसका जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग लोगों से होता है। तो यहां पर जो इनके पिताजी है वो इनसे कह रहे हैं, स्पीकर कह रहा है कि यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड एज माई हेल्थ इज सो इंडिफरेंट। यानी कि अब जो मेरा स्वास्थ्य है, मेरी जो हेल्थ है वो बहुत ही उदासीन है। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, और यानी कि अब मैं तुम्हारे पास जो है कि ज्यादा समय तक नहीं रह सकता हूं। बेसिकली आपने देखा होगा, जब आप पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर जाते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और वहां पर तो कोई आपके घर वाले आपके साथ रहते नहीं है। तो इसीलिए यहां पर स्पीकर कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे पास ज्यादा समय तक नहीं रह सकता हूं। आई विश टू लिव यू सम एडवाइस, लेकिन मैं तुम्हें कुछ एडवाइस, कुछ सलाह जरूर देना चाहूंगा। द बेस्ट आई कैन, है ना, यानी कि सबसे अच्छी सलाह फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, तुम्हारे जो जिंदगी में तुम कैसा आचरण करोगे, तुम्हें कैसा आचरण करना चाहिए उसके लिए। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू एंड एज समथिंग टू रिमेंबर बाय मी, यानी कि ये दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है सलाह जो मैं तुम्हारे लिए अभी देने वाला हूं। आई मे एटलीस्ट बी एबल टू क्वेश्चन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स इफ नथिंग एल्स, और अगर मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता तो एटलीस्ट मैं तुम्हें जीवन में कुछ ऐसी त्रुटियों के खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं, है ना, जो त्रुटियां जनरली लोग करते हैं। तो उन बातों को जो है कि इनके पिताजी ने बताना चाह रहे हैं। एस वी वेंट अलोंग टू योर न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जैसे ही हम अपने गंतव्य के नए स्थान पर गए थे, यानी कि जब इस बच्चे का दाखिला करवाने के लिए ये लोग स्कूल में गए थे, यू ऑफन रिपीटेड दैट, तुमने अक्सर एक बात रिपीट की थी। क्या बात रिपीट की थी? यू डस से दे वर ए सेट ऑफ स्टूपिड डिसएग्रीएबल पीपल, मीनिंग द पीपल एट स्कूल, यानी कि तुमने एक बात बार बार रिपीट की थी, तुमने ये बात कही थी कि यार वे लोग जो लोग हैं ना, स्कूल वाले जो लोग, वो तो एक स्टूपिड लोग हैं, यानी कि वो तो एक स्टूपिड लोग हैं, और ये तो मतलब असहमत लोग हैं, यानी कि तुम्हारी जो थिंकिंग है वो उनसे मैच शायद नहीं हो रही थी, तो तुमने ऐसा कहा था। लेकिन वो कहते हैं, आगे कहते हैं, यू वर टू ब्लेम इन दिस, यानी कि लेकिन एक बात ध्यान रखना,
है ना। बात क्या ध्यान रखना कि इसमें तुम्हारा ही दोस्त है, दोष है ना, इसमें तुम्हारा ही दोष है, इसमें तुम्हारा ही ब्लेम है। इट इज ए गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, यानी कि मैं तुम्हें जीवन का एक बढ़िया सा एक रूल बताता हूं, और वो रूल है होप फॉर द बेस्ट, यानी कि जीवन में हमेशा व्यक्ति को एक उम्मीद के लिए ही जो है कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीद ही व्यक्ति को करना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए ही व्यक्ति को हमेशा आशा करना चाहिए। तो ये जीवन का एक नियम है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, है ना। ऐसा कौन कह रहा है? इनके पिताजी इनसे कह रहे हैं, माय डियर, मेरे प्रिय, बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम द कंट्ररी, and even then, instead of irritating yourself against them, endeavor to put up with them as well as you can if you cannot alter them, है ना। यानी कि कवि यहां पर क्या कहना चाह रहा है, स्पीकर यहां पर कहना चाह रहा है कि देखिए मतलब जीवन में मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में चीजों को सही मानना कब तक? जब तक कि तुम उन्हें कॉन्ट्रेरी नहीं पा जाते, है ना। यानी कि जब तक तुम्हारे थॉट के विपरीत चीजें नहीं हो जाती तब तक तुम उन्हें सही मानना, यानी कि तुम्हारा परसेप्शन ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। नजरिया तुम्हारा सकारात्मक रहना चाहिए। तो तुम उन्हें मानना सही जब तक कि तुम उनको विपरीत नहीं पाते। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि चीजें विपरीत जा रही है, अगर तुम ऐसा मानते हो कि यार जो मैं सोचता था वैसा नहीं हो रहा है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है तुम्हें, ठीक है ना। बल्कि तुम्हें क्या करना है कि जितना हो सके उतना तुम्हें अच्छा करने का प्रयास करना है। अगर तुम उन्हें नहीं बदल सकते हो तो तुम्हें उन्हें अच्छा करने का प्रयास करना है, लेकिन तुम्हें इरिटेट नहीं होना है ना। ये कौन सिखा रहा है? ये उनके पिताजी उनको सिखा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग, यानी कि पहले मुझे पता है तुमने ये बात कही थी कि जिस स्कूल को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है उसे मुझे नहीं पसंद करना था, ये तुमने कहा था पहले, ये बात मुझे पता है। लेकिन वो उन्हें बताते हैं, वो उनसे कहते हैं कि दिस वाज रॉन्ग, लेकिन देखो यार ये गलत है ना। क्यों गलत है? वॉट यू मीन्ड वॉज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम, यानी कि इसका मतलब तो यह है कि तुम घर छोड़ना ही नहीं चाहते थे, और क्योंकि तुम घर छोड़ना नहीं चाहते थे इसीलिए तुमने उस स्कूल को गलत बता दिया, जबकि तुम अभी तक वहां पर गए नहीं हो, वहां का तुमने माहौल नहीं देखा, वहां के लोगों से तुम नहीं मिले, लेकिन फिर भी तुमने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट अ ट्रायल, यानी कि बिना ट्रायल लिए तुम कैसे बता सकते हो कि तुम वो जो स्कूल है वो सही है या गलत है ना। तो कवि बेसिकली क्या संदेश दे रहा है? कवि दे रहा है कि चीजों को एक बार में ही जज नहीं करना चाहिए, और खासकर बिना देखे तो जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम बेसिकली क्या करते हैं? बिना देखे ही चीजों को जज करने लगते हैं। तो कवि यही कह रहे हैं कि बिना देखे तुम्हें ब्लेम नहीं करना है, बिना देखे तुम्हें जज नहीं करना है किसी भी चीज को। फिर वो आगे कहते हैं, अदरवाइज यू आर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमाइनिंग दैट you would not like it, never anticipate evils, or because you cannot have everything exactly as you wish, यानी कि कवि कह रहे हैं कि आपको यह कहना था, यानी कि तुमने जैसा कहा है कि पापा तुम्हें ये स्कूल पसंद नहीं करना था, है ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना था, है ना। और जो है कि तुम्हें क्या करना है कि कभी भी तुम्हें बुरे का अनुमान नहीं लगाना पहले से ही कि यार बुरा होगा। हमेशा पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है, आशावादी रहना है कि यार कुछ अच्छा ही होगा। अगर पिताजी ने मेरे लिए इस स्कूल के बारे में सोचा है तो वो अच्छा ही होगा। जैसे जीवन में होता है बहुत बार, जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें पता नहीं क्यों नकारात्मक ही हो रही है, मुझे जितना अभी तक मिल जाना था उतना जीवन में मैं गेन नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, है ना। तो मेहनत करते रहिए, आपको आपका जो मिशन है, आपका जो लक्ष्य है, जहां तक आपको पहुंचना है वो जरूर मिलेगा। तो कवि ये भी सीख दे रहा है कि नेवर एंटिसिपेट इविल्स, यानी कि बुराइयों का कभी भी तुम्हें अनुमान नहीं लगाना है ना। चलिए, बिकॉज क्यों नहीं लगाना है? यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग एग्जैक्टली एज यू विश, यानी कि क्योंकि मतलब हमेशा वैसा ही आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हैं। चीजें हमेशा वैसी ही नहीं होती है जैसा आप चाहते हैं। मेक देम आउट वर्स देन दे आर थ्रू मोर स्पाइट एंड विलफुल, यानी कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हैं, उन्हें अधिक विरोध और इच्छा शक्ति के माध्यम से जो है कि चीजें और अलग अलग बनती जाती है। चीजें कभी कभी खराब भी मिलेगी आपको, लेकिन आपको उसे देखकर डिसअपॉइंट नहीं होना है।
लाइफ के अंदर, है ना। आपको चीजों को कैसे तुम सही बना सकते हो, यानी कि अगर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आ रही है तो उन कठिनाइयों को आप कैसे अवसर में बदल सकते हो, ये आपको बेसिकली सीखना है जीवन में आगे। यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज और रेदर टू सेट यूर सेल्फ अगेंस्ट देम। यानी कि कवि कह रहे हैं कि पहले जो है कि मैंने देखा था कि जब तुम्हें स्कूल में हमने दाखिला करवाया तो तुम्हारे जो स्कूल के साथी है, क्लास फेलोज, तुम्हारे स्कूल के जो दोस्त है, उनके साथ भी तुम्हें जो है कि उनकी बात में भी तुम ध्यान मान नहीं देते हो, है ना। उनके साथ भी तुम्हारा बिहेवियर कोई अच्छा नहीं रहा है। और रेदर टू सेट यूर सेल्फ अगेंस्ट देम, है ना, यानी कि जो है कि उनके खिलाफ जो है कि तुमने सेट किया है खुद की एक विचारधारा को, तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें। फिर कभी उन्हें सीख देते हैं बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर्स टू यू। तुम उन्हें जज मत करो, वो तुम्हारे लिए अजनबी है ना। दे वर स्ट्रेंजर्स टू यू, इसका मतलब होता है कि वे तुम्हारे लिए अजनबी थे, वो बच्चे। दे नो एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, सो दैट दिस वुड हैव फेल्ट एज ए हार्डशिप। यानी कि कभी यहां पर कहना ये चाह रहे हैं बेसिकली कि क्योंकि वो लोग आपके लिए अजनबी थे जो आपके क्लासमेट थे, है ना, तो तुम्हारी उनसे विचारधारा अगर मैच नहीं करती थी तो तुम्हें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे बारे में उतना नहीं जानते, है ना, जितना तुम उनके बारे में जानते हो, है ना। तो क्योंकि वो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर्स थे, तो जो है कि तुम्हें उनके बारे में पहले से ये नहीं मानना है, और यही तुम्हारा एक कठिनाई का एक कारण भी बनेगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो। लर्न, एक बात उन्हें सीखने के लिए कहते हैं वो कि लर्न नेवर टू कंसीव ए प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर्स। वो कहते हैं कि जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों के बारे में तुम्हें पहले से ही एक धारणा नहीं बनानी है ना। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले से ही एक प्रेजुडिस, यानी कि प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह, यानी कि लोगों के बारे में पहले से ही एक धारणा हम बना लेते हैं, है ना, और फिर उसी हिसाब से उनको हम जज करते हैं। तो कवि जो है ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें लोगों के बारे में पहले से ही धारणा नहीं बनानी है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, क्योंकि उन लोगों के बारे में आप कुछ नहीं जानते। इट इज बेड रीजनिंग एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक गलत तर्क है कि तुम लोगों के बारे में पहले से ही धारणा बना लेते हो, है ना, तो ये गलत तर्क है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो आधी दुनिया को तुम अपना दुश्मन बना लोगे। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम, उनके बारे में कभी भी बुरा मत सोचो। दिस विल डिसार्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर देन, सॉरी ये एक लाइन छूट गई। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल टू यू, यानी कि उनके बारे में बुरा मत सोचो जब तक कि वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, है ना। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा तब तक मत सोचो जब तक वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करे। सुनी सुनाई बात पर आपको भरोसा नहीं करना है। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्ट विच यू सी इन देम, और अगर जो है कि फिर भी अगर तुम उनमें कुछ दोष देखते हो, कुछ फॉल्ट तुम अगर उनमें देखते हो तो उनको अवॉइड करो, है ना। दिस विल डिसार्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर देन पिक और रिसेंटमेंट और कंप्लेंट, है ना। ये उनकी शत्रुता को जल्दी ही दूर कर देगा। अगर कुछ लोग तुमसे अलग विचार रखते हैं तो तुम क्या है कि उनके साथ शत्रुता मत करो, तुम उनको माफ करो, है ना, उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो, उनकी उन बातों को जिनसे तुम्हें प्रभाव पड़ता है। जब तुम ऐसा करोगे ना तो धीरे धीरे वो जो लोग हैं वो जरूर तुमसे मतलब मित्रता करेंगे, और जो नाराजगी है तुम दोनों के बीच की वो जरूर खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए, आई थॉट यू वर disposed to criticize the dress of some of the boys is not so good as your own। अब ये कवि यहां पर कह रहे हैं कि हालांकि तुमने कुछ लोगों की जो कपड़े हैं, पोशाक है, उनकी जो ड्रेस है उसकी तुमने आलोचना की थी, तो नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी। कवि यहां पर एक सीख देने के लिए कहता है, कवि कहता है कि कभी भी किसी भी ऐसी चीज के लिए घृणा तुम्हें नहीं करना है जिसकी वो मदद नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी गरीब व्यक्ति का तुम्हें जो है कि मजाक कभी नहीं उड़ाना है, ठीक है ना। आई वुड विश टू कीप अप अपीयरेंस यूर सेल्फ ए डिफेंस अगेंस्ट द आइडियल स्नीर ऑफ द वर्ल्ड, बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू यूर सेल्फ अपॉन देम। यानी कि कवि कह रहा है कि कम से कम मैं ये चाहता हूं कि तुम दुनिया जो है उसको एक अच्छे नजरिए से देखो, है ना। जो है कि दुनिया तो क्या है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम हमेशा लोगों की मदद करो, एक अच्छे नजरिए से देखो। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबाउट नेवर डिसअपॉइंट। अब कवि यहां पर क्या कह रहा है, कवि कह रहा है यहां पर कि मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग अबाउट, मैं ये कह सकता था कि
जो है कि नेवर डिस्पायर एनी वन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, यानी कि कभी भी किसी से तुम्हें घृणा नहीं करना है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। आई माइट हैव सेड नेवर डिस्पायर एनी वन एट ऑल, फॉर कंटेम्प्ट implies a triumph over and pleasure in the ill of another. It means that you are glad and congratulate yourself on their failing or misfortune. The sense of inferiority in others without this indirect appeal to our self-love is a painful feeling and not an exulting one. देखिए कवि यहां पर कहना चाहता है कि कभी भी किसी भी चीज के लिए तुम्हें तिरस्कार नहीं करना है ना, मतलब कि मना नहीं करना है। अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते तो तुम एटलीस्ट उसको एक उम्मीद दे सकते हो। कवि यहां पर कह रहा है कि कभी किसी से घृणा नहीं करना है ना, और दूसरों की बीमारी पर, इल मतलब होता है बीमारी की, दूसरों की बीमारी पर या फिर दूसरों की गरीबी पर तुम्हें कभी भी खुश नहीं होना है, कभी भी उसका मजाक नहीं बनाना है। अगर आप दूसरों की असफलताओं को जो है कि मजाक बनाओगे तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, भगवान तो देख ही रहा है ना, तो हीनता की भावना हमारे अंदर आएगी। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें उत्साहित भी नहीं होना है अगर कोई व्यक्ति फेल हो रहा हो तो, बल्कि तुम्हें उसे सपोर्ट करना है, मदद करना है, और तुम्हें खुद से ही प्यार करना है और उन लोगों को भी तुम्हें प्यार से ही रखना है। तो कवि एक ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहा है। कितना ऑप्टिमिस्टिक थॉट कवि के मन में आ रहा है यार, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो है कि लाइफ का एक लेसन भी हमें देता है ये लेक्चर। योर कंप्लेन सिंस दैट बॉयज, है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि आप शिकायत करते हैं, है ना, कि दैट बॉयज लॉफ एट यू, यानी कि कुछ लड़के आप पर हंसते हैं, एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, और आपकी परवाह नहीं करते हैं। तो ये कौन शिकायत कर रहा है? ये वो बच्चा शिकायत कर रहा है अपने पिताजी से। तो पिताजी क्या कह रहे हैं कि एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम। तो तुम्हें बेटा ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे साथ हमेशा वैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जैसा कि हम लोग तुम्हारे साथ घर पर करते थे। आपने देखा होगा घर पर तो व्यक्ति के साथ इतना अच्छा व्यवहार होता है, उसके माता पिता जो है वो उसका इतना केयर करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं होता। तो वही चीज सिखाना चाह रहे हैं उसके पिताजी उसको। माय डियर, मेरे प्रिय बच्चे, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर यू बीइंग सेंट टू स्कूल टू इनर योर बिटाइम्स टू बी अनअवॉइडेबल रफ्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शंस यू मे मीट विथ इन लाइफ। यानी कि तुम्हें स्कूल भेजने का कारण ही यही है, ताकि हम तुम्हें दिखा सकें कि दुनिया की रगड़ के बारे में जो है कि तुम जान सके कि दुनिया में तुम्हें कौन कौन सी परिस्थिति से सामना करना पड़ेगा, तो ये तुम सीख सको। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि तुम्हें हम स्कूल भेजें, है ना। तो बेसिकली कवि बच्चे को स्कूल भेजना क्यों चाह रहा है? ताकि वो दुनियादारी को सीख सके, इसीलिए, है ना। अनअवॉइडेबल रब्स का मतलब होता है इस दुनिया की रगड़। एंड अनसर्टेन रिसेप्शंस यू मे मीट विद इन लाइफ, यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, यानी कि तुम हमेशा मेरे साथ नहीं हो सकते। एंड परहैप्स, और शायद, इट इज एज वेल दैट यू कैन नॉट बट यू मोस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड। यानी कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि लोगों से तुम्हें वो चीज एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना है जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। भाई घर में क्या होता है, बच्चा अपने माता पिता से एक्सपेक्ट करता है कि शाम को रोज उसे टॉफी मिले, चॉकलेट मिले, तो माता पिता वो चॉकलेट और टॉफी उसे रोज दे देंगे। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तो आप हर व्यक्ति से वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जैसा कि आप अपने माता पिता से रखते थे। माता पिता आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही क्या है, दुख का कारण है। You have hitherto been a spoiled child। अब देखिए वहां पर उनको कह रहे हैं कि तुम तो एक बिगड़ेल बच्चे रहे हो। बिगड़ेल का मतलब यहां पर यह है कि बच्चे की सारी इच्छाएं घर पर पूरी करते थे उनके पिताजी, तो इसीलिए उनसे कह रहे हैं कि तुम तो एक बिगड़ेल बच्चे रहे हो, यानी कि तुम्हारी सारी हटे सारी जिद हमने पूरी की है। एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे ए गुड डील, है ना। और यहां पर घर में जो है कि तुम्हारे साथ वही होता था जो तुम चाहते थे, बोथ इन द हाउस एंड अमंग योर प्ले फेलोज, यानी कि जहां पर तुम खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाते थे वहां पर भी, और घर में भी जैसा तुम चाहते थे वैसा ही होता था। विथ हुम यू वर टू फोन्ड ऑफ बीइंग ए लीडर, यहां पर तो तुम एक लीडर रहते थे, बट यू हैव ए गुड नेचर एंड गुड सेंस एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम। तो कवि इनसे कहना चाह रहे हैं कि जो है कि अपने तरीके से एक अच्छा सौदा करने के तुम आदी रहे हो, है ना। तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम्हारी समझ अच्छी है, और समय के साथ तुम इसे और बेहतर बना लोगे, मुझे यह उम्मीद है ना। कवि ये बच्चे को कह रहा है कि मुझे ये उम्मीद है कि तुम समय के साथ और अच्छा अपडेट हो जाओगे। यू हैव नाउ गॉट अमंग अदर बॉयज हु आर
who are your equal। अब तुम जहां पर जा रहे हो ना, वहां पर बहुत सारे तुम्हें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे ही होंगे और बिगर, कुछ बच्चे तुमसे बड़े होंगे और कुछ तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट देन योर सेल्फ, एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेन टू बिसाइड ह्यूमरिंग एल्स योर वीम्स एंड फैंसीज, एंड यू फील दिस एज ए रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस। तो कवि क्या कह रहा है? कवि यहां पर यह कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, है ना। अब देखिए, तुम जहां पर जा रहे हो वहां पर तुम्हें और भी लोगों का साथ मिल गया है, जहां पर कुछ लोग तुम्हारे बराबर है, कुछ लोग तुमसे बड़े हैं, कुछ लोग तुमसे मजबूत भी है ना। और सभी के पास अपनी अपनी सनक है, यानी कि अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोगों को क्या पसंद है, कुछ लोगों को क्या पसंद है। तो कवि उनको, स्पीकर सीख दे रहा है अपने बच्चे को कि तुम्हें वहां पर उनके साथ घुल मिलकर रहना है। एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड बिसाइड ह्यूमरीज एल्स योर होम्स योर वीम्स एंड फैंसीज, एंड यू फील दिस एज रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस, बट फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड योर सेल्फ। तो भैया तुम्हें यह चीज ध्यान रखना है कि जब तुम वहां पर जाओगे तो हो सकता है कि उनकी मनोरंजन करने की गतिविधियां अलग हो, है ना। तो वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है उनके लिए जितना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप स्कूल में गए, आपको चेस खेलना है। अब चेस खेलने का जो मतलब जगह है वो सिर्फ एक ही जगह पर है, एक ही चेस का बॉक्स है, तो सिर्फ 2 लोग ही खेल सकते हैं। तो तुम तुम्हारे दोस्त के साथ वो चेस खेलना चाहते हो, लेकिन वहां पर 100 ऐसे दूसरे बच्चे हैं जो भी चेस खेलना चाहते हैं। तो तुम्हें वहां पर उनसे झगड़ना नहीं है। घर पर तो तुम्हारी सारी इच्छाएं हमने पूरी कर दी थी, लेकिन वहां पर वो इच्छाएं तुम्हारी नहीं चलेगी, है ना। वहां पर तुम कोई राजा वाजा नहीं हो, है ना। तो तुम्हें क्या करना है कि उनको टर्न देना है, उनको तुम्हें मौका देना है। देयर आर नंबर्स ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बहुत सारे लोग रहेंगे वहां पर, हुज एमसमेंट एंड परस्यूट्स वट एवर दे मे बी आर एंड आउट टू बी ए सच ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू देम एज यूअर्स कैन बी टू यू, एंड टू विच देयरफॉर यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें उनके साथ लड़ाई नहीं करना है, बल्कि तुम्हें जो है कि साथ रहकर तुम्हें कॉपरेट करना है और उनको भी रास्ता देना है, उनको भी अपना टर्न जो है कि देना है ना। ये तुम्हें ध्यान रखना है। द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फिश, देखिए चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, है ना। यानी कि और तुम तुम्हारी बचकानी हरकतों को जितनी ज्यादा हवा दोगे, तुम्हारे दोस्त तो उतना ही तुम्हें चढ़ाएंगे। यू विल ओनली एक्सपोज यूर सेल्फ टू बी द मोर थॉटेन एंड लॉफेट। अब उन्हें एक सीख दे रहे हैं, ट्रू इक्वलिटी इज ओनली ट्रू विजडम। यानी कि वो कहते हैं कि जो ट्रू इक्वलिटी होती है ना, वो ट्रू वर्शिप होती है ना। सच्ची समानता ही एकमात्र सच्ची नैतिकता या सच्चा ज्ञान होता है। इस लाइन का ये मतलब है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो कहते हैं कि रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज दैट यू आर बट अमंग अदर्स एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक यूर प्लेस इन सोसाइटी। यानी कि हमेशा तुम्हें एक बात ध्यान रखना कि तुम भी दूसरे में से ही एक हो, है ना। शायद जो है कि समाज में तुम गलती कर सकते हो, समाज में यहां पर हम तुम्हें सिखा भी सकते हैं, लेकिन वहां पर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वहां पर इन योर फादर्स हाउस, तुम्हारे पिता के घर में, यानी कि इस घर में, यू माइट डू एज यू प्लीज, यहां पर तुम्हें जो पसंद था वो हर चीज तुम करते थे। लेकिन इन द वर्ल्ड, लेकिन संसार में, यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न, तुम्हें हर जगह हर मोड़ पर तुम्हें कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, तुम्हारे अपने कॉम्पिटिटर्स। यू आर नॉट बोर्न ए किंग सोन टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस। यानी कि तुम कोई एक राजा के घर में पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगे, है ना। यानी कि तुम लाखों लोगों को नष्ट करोगे, उनका भाग्य नष्ट करोगे, उनको आदेश दोगे। यानी कि जिस प्रकार एक राजा करता है, तो तुम्हें कोई विरासत में ये सब नहीं मिलेगा, ये बात तुम ध्यान रखना, है ना। और सेटल अवर डिफरेंस एमिकेबल विद देम, यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल एंड आई विश यू टू बी रिकंसिल्ड टू योर सिचुएशन एज सुन एंड विथ एज लिटिल पेन एज यू कैन। तो कवि जो है कि कहना चाहते हैं कि आप केवल उन बच्चों के भाग्य को साझा करने की उम्मीद कर सकते हैं, उनके साथ तुम्हें अच्छे तरीके से रहना है। जो मतभेद अगर कुछ हो जाए तो उनको सुलझाना है
है ना। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है और मैं तो यह चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द जितना हो सके उन लोगों के साथ घुल मिल जाओ। और अगर कुछ दर्द तुम्हें अभी उन लोगों से मिल रहा हो, यानी कि हो सकता है तुम्हारी सोच उनसे नहीं मिल रही हो, तो वो जल्द से ही मिलने लगे और तुम लोग जो है कि आपस में मिलजुल कर रहने लगो। तो बेसिकली ये मैसेज विलियम हेजलेट के पिताजी ने उनको एक लेटर के माध्यम से दिया था। मैंने इसको समझाने का यथासंभव प्रयास किया है, कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करना, है ना। और चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर नोट्स के साथ एक डेडिकेट स्टडी करना चाहते हैं एमपीटेट ग्रेड 1 की, तो इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के ये नोट्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो में अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।